लास्ट क्लास में वी वर अबाउट टू स्टार्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. ठीक है. न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है कि F इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है? F is directly proportional to A. ठीक है. यहां पे F क्या है? F is the force of viscosity. F is the force of viscosity. नोट कर लीजिए. और A क्या है? Area of the layer in contact. Area of the layer in contact. तो F क्या है? F is force of viscosity और A क्या है? Area of the layer in contact. फिर न्यूटन्स लॉ ये भी कहता है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट. लास्ट क्लास में वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में हमने देखा है. ठीक है. अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो वी गेट F is proportional to A dV by dx. ठीक है. और F is equals to minus eta A dV by dx. प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालते हैं तो ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्म आता है where eta is the coefficient of viscosity. ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ठीक है. नेगेटिव साइन क्या है? नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो विस्कस फोर्स है इट इज एक्टिंग इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ लिक्विड. ये भी आप मेंशन कर लीजिएगा यहां तक नोट करने के बाद. Negative sign shows that negative sign shows that viscous force acts in the direction opposite to the direction of the motion of liquid. ठीक है. अच्छा, ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला वो भी आप नोट कर लीजिए. ठीक है. ml -1 t -1 ml -1 t -1 आप इसको डिराइव कर सकते हो. यू हैव स्टडीड द चैप्टर डायमेंशन. ठीक है. इसकी यूनिट क्या है? सीजीएस है. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की सीजीएस में यूनिट है पॉइस. कि 1 पॉइस इज इक्वल्स टू 1 टाइम सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 टाइम सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर. और इसकी एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट है डेका पॉइस या फिर SEUI पॉइसली. ठीक है. और आपका 1 पॉइसली जो है इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. याद रखिएगा. ठीक है.
सो दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी और यहां से आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पता चला, ठीक है, उसका ऐसा यूनिट पता चला। नाउ नेक्स्ट इज पॉइसनीज इक्वेशन। पॉइसनीज इक्वेशन, पॉइसनीज इक्वेशन POISEUI, POI कैपिटल P लिखिएगा, POISEUI डबल LE अपॉस्ट्रोफी S, पॉइसनीज इक्वेशन, ठीक है। देखो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, volume of the liquid flowing out per second through a horizontal narrow tube, through a horizontal narrow tube of length L, radius R, of length L, radius R, under pressure difference P, under pressure difference P across its end, under pressure difference P across its end is given by pi P R to the power 4 8 eta L. So this is the equation, ठीक है। देखो एनसीईआरटी वगैरह में ये दिया नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये बता दिया कि पॉइसनीज इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। यानी एक अगर हॉरिजॉन्टल पाइप है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली कैट पाइप है जिसका लेंथ L है और रेडियस R है और जिसके दो एंड के बीच में प्रेशर डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस होगा तभी वाटर फ्लो करेगा, ठीक है। तो अगर प्रेशर डिफरेंस P है तो उस केस में कितना वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकेंड वहां से फ्लो कर रहा है, यानी रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही आपका पॉइसनीज इक्वेशन बताता है। देखो दैट इज V/T। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, ठीक है, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, तो इसका डेरिवेशन हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हाँ डायमेंशनल फॉर्मूला की मदद से आप इसको डिराइव कर सकते हैं। एंड यू नो हाउ टू फ्रेम इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। आपको गिवन कंडीशन रहेगा, ये फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और आप इसको डायमेंशनल फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो यू कैन डू इट और जरूर से जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज दिस इज वन क्वेश्चन। ये मतलब हम चाहें तो इसको फ्लूइड के कंडीशन में भी आपको दे सकते हैं कि डिराइव करिए, ठीक है, और हम इसको आपको डायमेंशनल एनालिसिस वाले में भी जो है फ्रेमिंग ऑफ इक्वेशन में हम ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो दैट यू कैन डू इट ऑन योर ओन, यहां बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी डायमेंशनल एनालिसिस जो है आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टोक्स लॉ, STOKES, स्टोक्स लॉ। राइट डाउन स्टोक्स लॉ। बैकवर्ड विस्कस फोर्स, backward viscous force acting on a backward viscous force acting on a small spherical body, acting on a small spherical body of radius R, moving with uniform velocity V through a fluid of viscosity moving with uniform velocity V through a fluid of viscosity eta is given by
तो स्टोक्स लॉ क्या कहता है? स्टोक्स लॉ आपको, जो मान लीजिए एक सॉलिड स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस r, ठीक है, और वो एक फ्लूइड में, ठीक है, विस्कस फ्लूइड में आप उसको कुछ वेलोसिटी दे देते हैं, तो इट स्टार्ट्स मूविंग इन इट। तो जब वो उसमें मूव करेगा तो जाहिर सी बात है इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस विस्कस ड्रैग, ठीक है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला दिस, और ये जो फॉर्मूला है दिस इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ, ठीक है, यही आपका स्टोक्स लॉ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। अब देखो इसका भी प्रूफ है ना, ऐसा कोई प्रूफ आपके बुक में नहीं है, तो इसको भी मतलब अगर आप साइड बुक देखेंगे तो वहां पे इसको हम लोग प्रूफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये भी आपको, यानी विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन आर एंड वी, ठीक है, और फिर आप उसको डिराइव कर सकते हैं, या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, आपको दिया हो सकता है। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड कर सकता है, आर पे डिपेंड करता है और वी पे डिपेंड करता है। यू डिराइव द फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। कांस्टेंट देखो, कांस्टेंट जो है आपको पता होता है, ठीक है, यू हैव टू लर्न इट, अदरवाइज वहां से तो सिर्फ k लिखा रहेगा, तो लास्ट में आप चूंकि फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, आपने इसका पावर निकाल लिया, इसका पावर निकाल लिया, इसका निकाल लिया, दिस इज द कांस्टेंट, यू नो द फॉर्मूला ऑफ स्टोक्स लॉ 6 pi eta r v, तो यू नो द कांस्टेंट वैल्यू इज k, और k की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 pi। तो लास्ट लाइन में आप सीधे सीधे यही एक लाइन लिखते हैं, एक्सपेरिमेंटली वी नो दैट the constant k is equals to 6 pi and the formula becomes this। बस यही चीज होता है, और कुछ नहीं होता है, कोई अलग कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज करना है उसको निकालने के लिए, ठीक है। अब एक चीज और नोट में लिख लीजिए, ठीक है, सब चीज काम आएगी अगर टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इसमें। व्हेन अ सॉलिड बॉडी, पहले लिख लो फिर समझाते हैं। व्हेन अ सॉलिड बॉडी मूव्स थ्रू अ फ्लूइड, solid body, when a solid body moves through a fluid, the layer of the fluid immediately in contact, the layer of the fluid immediately in contact with the body moves with it. When a solid body moves through a fluid, the layer of the fluid immediately in contact with the body moves with it, which causes a relative motion amongst the different layers of fluid, giving rise to viscous drag, which opposes the motion of the body. Giving rise to viscous drag, which opposes the motion of the body. अब इस चीज को आप थोड़ा समझो। मान लो आप सड़क पे खड़े हो, ठीक है ना, सड़क के किनारे आप खड़े हो, कोई हवा नहीं बह रहा है, आप ऐसे सोचो, आपको कोई फीलिंग नहीं हो रही कि देयर इज मूवमेंट इन द एयर, ठीक है। अचानक से बहुत स्पीड से एक ट्रक आपके सामने से गुजरता है, आप क्या एक्सपीरियंस करते हो? स्ट्रॉन्ग विंड का एक एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। क्यों है? इस कंसेप्ट को अगर आप समझ लेंगे तो वो बात भी आपको समझ में आएगी। इसमें क्या कहा गया है कि अगर किसी फ्लूइड में अगर हम एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को एक वेलोसिटी दे देंगे,
तो जाहिर सी बात है, मान लो ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है और ये पूरा एयर है, इट इज अ फ्लूइड, हमने इसको वेलोसिटी दिया, तो ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है इसके कांटेक्ट में भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो कहता है कि इसको आप जो वेलोसिटी दोगे, इसके कांटेक्ट में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी वो वेलोसिटी एक्वायर कर लेंगे एंड दे विल स्टार्ट मूविंग विद इट। तो अगर वो एयर मॉलिक्यूल मूव करने लगेंगे तो उसके साइड वाला उससे क्या हो जाएगा, लैग करेगा, ठीक है, लेकिन कुछ एनर्जी इसको ही मिलेगा, ठीक है, तो वो भी उसमें मूवमेंट आ रहा है। उसके बाद वाला थोड़ा सा और लैग करेगा, उसके बाद वाला लेयर जो है थोड़ा और लैग करेगा। तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एयर, आप देखिए क्या हो रहा है, दे आर लैगिंग बिहाइंड, ठीक है। यानी क्यों लैग कर रहा है, क्यों नहीं पूरा का पूरा इसके कांटेक्ट में जो मॉलिक्यूल है प्लस यहां से लगा है वहां तक सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द विस्कस ग्रेविटी। अब सवाल ये उठता है क्यों इसके कांटेक्ट वाला मॉलिक्यूल इसके साथ चला जाता है। तो अगर आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जो रिवर वाला हमने एग्जांपल दिया था, जो रिवर बैंक के साथ वाटर का लेयर कांटेक्ट में है, इट इज एट रेस्ट। क्यों रेस्ट में है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग एडेसिव फोर्स। तो यहां पे भी वही है, जो ऑब्जेक्ट है और जो एयर मॉलिक्यूल है उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग एडेसिव फोर्स है। तो आप जब इसको वेलोसिटी देते हो तो साथ वाला मॉलिक्यूल भी जो है उसके साथ ही चलने लगता है, वो नहीं पिछड़ता है, बिकॉज एडेसिव फोर्स के साथ वो उसके साथ चिपका हुआ है, बट अदर मॉलिक्यूल्स उसके साथ चिपके हुए नहीं, ठीक है। तो ये चीज होता है। अब इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है हम लोगों को जो है एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो यू कैन गिव द हेडिंग टर्मिनल वेलोसिटी। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। स्टोक्स लॉ भी आपसे पूछा जाता है। पॉइसन्स इक्वेशन तो चांसेस वेरी लेस कि पूछे, लेकिन बट स्टोक्स लॉ जो है इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। ये लॉ आपको लिखने को दिया जा सकता है और हो सकता है डायमेंशनल एनालिसिस से आप उसको प्रूव भी करने को दिया जा सकता है। नेक्स्ट इज टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी को समझिए क्या होता है। देखो ध्यान से देखिएगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप फ्लूइड में ड्रॉप करते हो, ठीक है, व्हेन यू ड्रॉप इट, ठीक है, जैसे हमने इस चॉक को ड्रॉप किया तो क्या होगा। सबसे पहले आप देखिए इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। इसके ऊपर लग रहा है विस्कस फोर्स जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी किधर है, नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, मोशन नीचे की तरफ है, विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। और ऊपर क्या लगेगा, ऊपर लगेगा अपथ्रस्ट। क्या लगेगा, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट जानते हो हाँ? तो ऊपर लगेगा अपथ्रस्ट और नीचे की तरफ यहां पे कौन सा फोर्स होगा, इट्स वेट। वेट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो दीज आर द थ्री फोर्सेस व्हिच इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अब जरा ध्यान से सुनिए क्या होता है, ठीक है। जब आप ऑब्जेक्ट को गिराते हो तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, आइडियल सिचुएशंस पढ़े हैं जिसमें ये सब बात को नहीं ध्यान दिया गया कि अगर हम किसी चीज को गिराते हैं तो इट इज जो है वो एक एक्सेलरेशन के तहत नीचे गिर रहा है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जा रही है, ठीक है, ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं था। लेकिन अगर मान लो कि बहुत लार्ज एक्सटेंशन का फ्लूइड, बहुत ऊंचा मतलब लार्ज एक्सटेंशन, और उसमें किसी ऑब्जेक्ट को आप ऐसे गिरा देते तो वो गिरता जाता है, ठीक है। तो जब गिरता जाएगा वेट में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, अपथ्रस्ट में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो फोर्स है ये क्या है, ये है ना। अब इसमें देखो ये सारी चीजें कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम कांस्टेंट रहने वाला है, रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं बदल रहा है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, लगातार वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो यानी इन तीनों फैक्टर में से ये चीज जो है ये लगातार इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और ये इंक्रीज होता रहेगा बिकॉज आपने एक इनफाइनाइट एक्सटेंशन का फ्लूइड लिया हुआ है, ये इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है।
होते होते ये इतना बढ़ जाएगा कि सम ऑफ दीज टू विल बिकम इक्वल टू सम ऑफ द विल बी इक्वल टू द वेट, यानी इन दोनों का सम इस वेट के बराबर हो जाएगा। और जब इन दोनों का सम वेट के बराबर हो जाएगा तो फिर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। यानी जिस वक्त इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो रहा है उस वक्त जो भी उसकी वेलोसिटी रही होगी उसके बाद वो उसी वेलोसिटी से गिरने लगता है। दैट मींस आफ्टर दैट इट विल फॉल विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी व्हिच इट हैज अचीव्ड। तो ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी ये अटेन कर रहा है, जो मैक्सिमम वेलोसिटी ये अटेन कर रहा है, देखो शुरुआत में जीरो था, जब आपने छोड़ा इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, फिर एक समय के बाद इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जा रही है। क्यों कांस्टेंट हो जा रही है? बिकॉज नेट फोर्स जीरो हो जा रहा है। तो ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी ये अटेन कर रहा है, इसी मैक्सिमम वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। बात समझ में आया? तो टर्मिनल वेलोसिटी पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर इसका फॉर्मूला डिराइव करवाते हैं। ये डायग्राम भी बनाना है। देखो maximum constant velocity acquired by a body while falling through a viscous medium is called its terminal velocity. डायग्राम बना लेना। ये तीनों चीज मेंशन कर लीजिए। हो गया? तो हमारा जो कंडीशन है वो क्या हो जा रहा है? फाइनली u प्लस एफ इज इक्वल टू w। इसी कंडीशन पे ही टर्मिनल वेलोसिटी निकल रही है, तो इसी कंडीशन पे हिट है। तो अपथ्रस्ट क्या होगा? अपथ्रस्ट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ठीक है? और अपथ्रस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा v rho g। ठीक है? तो v यहां पे क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है? स्फीयरिकल है तो 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है? फिर फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ सिग्मा इनटू g, v rho g हो गया। विस्कस फोर्स क्या है? विस्कस फोर्स जो है 6 पाई दिस थिंग। और वेट ऑफ द लिक्विड क्या होगा? वेट ऑफ द लिक्विड mg, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? mg। और m क्या होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इसका क्या है? अगेन 4/3 पाई r क्यूब। डेंसिटी इसकी रो है। ठीक है? तो 4/3 पाई r क्यूब रो g। सो दिस इज द थिंग। आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है इस सिचुएशन में। तो इस सिचुएशन में अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो आप इस चीज को लेफ्ट की तरफ रहने दो। 6 पाई ईटा r
v इज इक्वल टू, इसको उस साइड लेके चले जाओ, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, सिग्मा माइनस रो माइनस सिग्मा इनटू जी, ठीक है। अब देखो जो भी चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं उसको कट करते हैं। सबसे पहले ये r कैंसिल होगा एंड दिस विल बिकम 2, पाई कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, फिर 2 टाइम्स 3 टाइम्स, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, ठीक है। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/9 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, r बाई ईटा रो माइनस सिग्मा इनटू जी, ठीक है, नहीं आर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल नहीं, हाँ टर्मिनल वेलोसिटी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट का रेडियस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका टर्मिनल वेलोसिटी आएगा, ठीक है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। फिर आप देखो कहीं पे भी इसमें हाइट दिया है, हाइट ऑफ फॉल, किस जगह से गिराया जा रहा है, कितने हाइट से गिराना है, क्या इसके बारे में कहीं कोई जिक्र है? इसका मतलब साफ है कि टर्मिनल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ फॉल, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, नोट कर लीजिए। टर्मिनल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द हाइट ऑफ फॉल। बाकी सब बातें तो फॉर्मूले में दिख रही है। अब देखो ये चीज हमें ये भी देखने को मिल रहा है, हमें ये भी देखने को मिल रहा है। अब इससे हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। सबसे पहला कंडीशन है कि इफ रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, अगर रो इज ग्रेटर देन सिग्मा तो वेलोसिटी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, वेलोसिटी पॉजिटिव। और यहाँ पे कोई भी चीज, जो भी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ गिर रही है? नीचे की तरफ गिर रही है, यानी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही अचीव होगी, ठीक है। तो लिख लीजिए टर्मिनल वेलोसिटी इज अटेन्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, टर्मिनल वेलोसिटी इज अटेन्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इसका एक और मतलब निकल के आ रहा है कि अगर ये सिचुएशन है तो इसमें ऑब्जेक्ट हमेशा नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? टर्मिनल वेलोसिटी इज अटेन्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, terminal velocity is attained in downward direction। देखो इसको आप ऐसे भी ये कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं कि पहला वाला डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ विस्कस फ्लूइड, ठीक है। फ्लोटेशन में
क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा है ना कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, मान लो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड से, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक करेगा, यानी नीचे जाएगा। यानी अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अधिक है मीडियम से, तो वो नीचे की तरफ जा रहा है, इट विल फॉल। इसीलिए टर्मिनल वेलोसिटी आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है। अब यहां पे देखो, यहां पे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो मीडियम की डेंसिटी से कम है, तो यहां पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिरेगा। जैसे आप उसको छोड़ोगे तो वो नीचे नहीं जाएगा, वो कहां जाएगा, ऊपर उठने पर। ठीक है, तो लिख लीजिए, द बॉडी विल राइज थ्रू द फ्लूइड, द बॉडी विल राइज थ्रू द फ्लूइड, द बॉडी विल राइज थ्रू द फ्लूइड। और अगर ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन, तो इस केस में क्या होगा, ऐसे आप छोड़ोगे वो वहीं लटक जाएगा, त्रिशंकु हो जाएगा। त्रिशंकु सुने वाले, हाँ, लटक जाना। ठीक है, तो ये चीज, तो लिख लीजिए लास्ट, द बॉडी रिमेन्स सस्पेंडेड इन द फ्लूइड, द बॉडी रिमेन्स सस्पेंडेड इन द फ्लूइड, the body remains suspended in the fluid. Now you can give the next heading, streamline flow. स्ट्रीमलाइन फ्लो। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जिसमें आपको जो है सही तरीके से चीजों को समझना है, स्ट्रीमलाइन फ्लो का कैरेक्टरिस्टिक को समझना है। तो कहते हैं हेडिंग स्ट्रीमलाइन फ्लो, एक एक पॉइंट लिखवाते जाएंगे और उस पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। देखो, सबसे पहले फर्स्ट, when a liquid flows, when a liquid flows such that each particle of the liquid, when a liquid flows such that each particle of a liquid passing a given point, passing a given point, moves along the same path, moves along the same path, and has the same velocity, and has the same velocity as its predecessor, as its predecessor, then such type of flow, then such type of flow is called streamline or steady flow, streamline और steady flow। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मान लो कि लिक्विड जो है इट इज फ्लोइंग अलोंग दिस पाथ, और इसमें हमने यहां पे एक पॉइंट ले लिया से ए। ठीक है, हमने यहां पे एक पॉइंट ले लिया ए, और हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो लिक्विड जो फ्लो कर रहा है, ठीक है, पहला पार्टिकल आया, उसको हम पार्टिकल वाइज समझें। ठीक है, पार्टिकल नंबर 1 आता है इस पॉइंट पे, उसकी वेलोसिटी जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है और उसका अपना एक मैग्नीट्यूड है, मान लो v। ठीक है, और वो एक डेफिनेट पाथ से निकल जा रहा है। पार्टिकल नंबर 2 आता है,
उसकी भी वेलोसिटी सेम है, ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज सेम एंड इट आल्सो मूव्स अलोंग द सेम पाथ, ठीक है, जिस पाथ से 1 गया था उसी पाथ के अलावा वो भी चल रहा है। पार्टिकल नंबर 3 आ रहा है, अगेन द सेम थिंग इज हैपनिंग। पार्टिकल नंबर 4 आ रहा है, अगेन द सेम थिंग इज हैपनिंग। अगर ये चीज हो रहा है, दैट मींस ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड व्हेन इट इज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इट इज हैविंग द सेम वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कहने का मतलब क्या है? इट इज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड इट इज मूविंग अलोंग द सेम पाथ व्हिच द अदर पार्टिकल्स हैव फॉलोड। तो फिर इस तरह के मोशन को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन। अब ध्यान दीजिए, हमने यहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात किया है, ठीक है। मान लो कि आपने दूसरा पॉइंट लिया यहां पे, अब वो जो पार्टिकल नंबर 1 यहां से गुजरा था, जब वो इस पॉइंट से गुजर रहा है तो इट इज हैविंग वेलोसिटी vb। पार्टिकल नंबर 2 जब आएगा यहां पे तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? vb। पार्टिकल नंबर 3 जब आएगा तो उसकी भी होगी vb। तो इस तरीके से एट डिफरेंट पॉइंट्स, यानी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को, किसी भी एक पॉइंट को चुन लेते हैं और उस पॉइंट पे सारी चीजें अगर सेम है तो स्ट्रीमलाइन होगी। अब यहां पर एक चीज और देखो निकल के आ रहा है कि एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट पे वेलोसिटी डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। हो सकता है कि यहां पे अगर 2 मीटर पर सेकंड है तो यहां पे भी 2 मीटर पर सेकंड है। सभी पार्टिकल्स का यहां 2 मीटर पर सेकंड है तो सभी पार्टिकल्स का यहां 2 मीटर पर सेकंड है, स्ट्रीमलाइन ही होगा। सभी पार्टिकल का यहां 2 मीटर पर सेकंड है, लेकिन इस पॉइंट बी पे सभी पार्टिकल का 3 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है, सभी पार्टिकल, तो भी ये स्ट्रीमलाइन ही होगा। बस अंतर क्या हो जाएगा? अगर हर जगह सेम है वेलोसिटी तो इट इज यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म स्ट्रीमलाइन हो गया या यूनिफॉर्म स्टेडी फ्लो आप कह सकते हैं। और अगर अलग अलग है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे तो ये नॉन यूनिफॉर्म। बात समझ में आ गई? तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, एट डिफरेंट पॉइंट्स वेलोसिटी मे बी डिफरेंट। इसमें देखो वर्ड मे यूज किया, एट डिफरेंट पॉइंट्स वेलोसिटी मे बी डिफरेंट। ठीक है। अब आपको इस तरह का फ्लो मिलेगा, इस तरह का फ्लो आपको कब मिलेगा? तो एक गिवन कंडीशन है, ठीक है, एक गिवन वेलोसिटी है, लिमिटिंग वेलोसिटी, ठीक है। अगर लिक्विड की वेलोसिटी उस लिमिटिंग वेलोसिटी से अगर कम है तो यू विल गेट अ स्ट्रीमलाइन। लेकिन अगर लिक्विड की वेलोसिटी उस लिमिटिंग वेलोसिटी को एक्सीड कर जाती है तो फिर आपको स्ट्रीमलाइन नहीं मिलेगा। स्ट्रीमलाइन नहीं मिलेगा कहने का मतलब क्या है कि पहले पार्टिकल का 2 मीटर पर सेकंड था यहाँ पे, तो दूसरे पार्टिकल का 2 मीटर नहीं रहेगा। हो सकता है 3 हो जाए, हो सकता है 1 हो जाए। बात समझ में आ रहा है? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम कहें तो अगर आप अपने घर में टैप ओपन करिए, जस्ट हल्का सा टैप खोलिए और वाटर को गिरते हुए ऑब्जर्व करिए, क्या आप देखते हो? एकदम स्मूथ एक पाइपलाइन की तरह आपको दिखाई देता है, एकदम एक धार नीचे गिर रही है। लेकिन जब हम वाटर टैप को तेज कर देते हैं तो क्या हो जाता है? बूंदें इधर उधर छछड़ाने लगती हैं, होता है, और फिर देखो वो ब्रेक भी करने लगता है, यानी तब वो स्ट्रीमलाइन नहीं रह जा रहा है, क्योंकि आपने उसकी जो लिमिटिंग वेलोसिटी है उसको आपने क्रॉस कर दिया। बात समझ में आया? तो लिख लीजिए ये पॉइंट, स्ट्रीमलाइन फ्लो इज पॉसिबल, streamline flow is possible only if the liquid velocity doesn't exceed the limiting velocity, doesn't exceed the limiting velocity, doesn't exceed the limiting velocity, ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। तो यानी क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है और एक गिवन लिक्विड
अगर उससे कम है उसकी वेलोसिटी तो यू विल हैव अ स्ट्रीमलाइन, और अगर उससे ज्यादा है यू विल नॉट हैव अ स्ट्रीमलाइन मोशन। ठीक है, उसका भी एक अलग नाम होता है जिसको हम कहते हैं टर्बुलेंट मोशन। ठीक है, उसको कहते हैं टर्बुलेंट मोशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब स्ट्रीमलाइन होता क्या है? स्ट्रीमलाइन इज द पाथ, streamline is the path, the tangent to which at any point, the tangent to which at any point gives direction of the flow of liquid, gives direction of the flow of liquid at that point. ठीक है, अब देखो डायग्रामेटिक कुछ रिप्रेजेंटेशंस होते हैं जिसको थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, इसका आगे इस्तेमाल भी हम लोग करेंगे। मान लो कि ये जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, और एकदम एग्जैक्टली सेम क्रॉस सेक्शन ये भी, एकदम एग्जैक्टली सेम क्रॉस सेक्शन। ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, अब इस क्रॉस सेक्शन के अराउंड नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइंस पासिंग थ्रू इट परपेंडिकुलरली, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइंस पासिंग थ्रू इट परपेंडिकुलरली, और इसमें जो है दोनों दो फिगर में देखिए, दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइंस 3 है और यहां पे नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइंस ज्यादा है। ठीक है, तो डायग्राम में अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो क्या इंटरप्रिटेशन होता है आपका? ठीक है, नोट कर लो। When the number of streamlines passing normally is less, when the number of streamlines passing normally is less, lesser is the fluid velocity। यानी इस डायग्राम को देख के बता सकते हैं कि ए में, फिगर ए में जो है फ्लूइड की वेलोसिटी क्या है? कम है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब है दिस पॉइंट। ठीक है, यानी पॉइंट ए पे लिक्विड की वेलोसिटी क्या है? कम इन कंपैरिजन टू बी। ठीक है, आगे इसको अपने वर्ड्स में लिख लो, जहां पे ज्यादा है वहां पे ज्यादा है। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्टेडी फ्लो दोनों आप लोग को तो पता चल ही चुका है क्या होता है। यूनिफॉर्म में क्या होगा? एट ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन द वेलोसिटी विल बी सेम, और नॉन यूनिफॉर्म में एट डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस द वेलोसिटी विल वेरी। है कि नहीं? तो मैथमेटिकली इस चीज को कैसे लिखोगे? यूनिफॉर्म स्टेडी फ्लो का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, यूनिफॉर्म स्टेडी फ्लो। यूनिफॉर्म स्टेडी फ्लो है, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट इज सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि dv बाय ds या dx इज 0।
जीरो है कि नहीं? यानी चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस या विद पोजीशन इज जीरो, यानी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब स्टेडी फ्लो तुम लोगों ने देख लिया। स्टेडी फ्लो को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, किस किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो आप थोड़ा सा हेडिंग डाल दो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ स्टेडी फ्लो। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ स्टेडी फ्लो। जो हमने बताया, क्या ये चीज हो सकता है? एट अ गिवन पॉइंट द चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज ऑलवेज जीरो, यानी कोई चेंज नहीं होगा। टाइम कहने का मतलब क्या है? टाइम के साथ डिफरेंट पार्टिकल्स आते हैं, सबकी वेलोसिटी सेम है। ठीक। अच्छा, क्या ये चीज कहा जा सकता है? P मतलब प्रेशर। पॉइंट ए के प्रेशर हमेशा सेम रहेगा भाई, dP by dt इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब पॉइंट ए एट फॉर ए गिवन पॉइंट, इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर चुन ले, जैसे पॉइंट ए हमने चुन लिया, तो यहाँ पे प्रेशर हमेशा सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर प्रेशर वेरी करेगा तो स्पीड भी चेंज हो जाएगा। क्या ये चीज हो सकता है? डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना? क्यों? अगर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो वेरी कर जाएंगे, यानी स्पीड पार्टिकल्स का चेंज होगा। ठीक है। अब जो फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं है, स्टेडी फ्लो नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? टर्बुलेंट। तो लिख लीजिए टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो, अभी तक टर्बुलेंट फ्लो आपको समझ में आ चुका होगा भाई। जो स्ट्रीमलाइन नहीं होगा, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें नहीं होंगे, तो वो टर्बुलेंट होगा। तो टर्बुलेंट फ्लो, पॉइंट नंबर 1, लिक्विड वेलोसिटी एक्सीड्स द लिमिटिंग वैल्यू। लिक्विड वेलोसिटी एक्सीड्स द लिमिटिंग वैल्यू, यानी क्रिटिकल वेलोसिटी को क्रॉस करते हैं। पॉइंट नंबर 2, लिक्विड पार्टिकल्स मूव्स इन डिसऑर्डरली मैनर। जो टैप वाला एग्जांपल हमने आपको दिया, जब टैप आप ज्यादा खोल देते हैं तो आप देखिए लिक्विड एकदम डिसऑर्डरली मैनर में गिरना शुरू हो जाता है। लिक्विड पार्टिकल मूव्स इन डिसऑर्डरली मैनर। Next one, path and velocity of particles of the liquid. Path and velocity of particles of the liquid changes continuously and randomly. Changes continuously and randomly with time. With time, from point to point, from point to point. लास्ट पॉइंट इसके बारे में नोट कर लीजिए। In such type of flow, in such type of flow,
most of the external energy maintaining the flow is spent in producing eddies, EDDIES, बताएंगे अभी eddies क्या होता है. In producing eddies, and only a small fraction is available for forward flow. Only a small fraction is available for forward flow. ठीक है. एडीज जो होता है, एडीज का मतलब होता है भंवर. पानी में, बाल्टी में बचपन में हम लोग समझने खेला है, हाथ डाल के ऐसे यूं घुमाते हैं वो, तो एकदम पानी ऐसे गोल गोल घूमने लगता है. वो जो भंवर बनता है ना फॉर्मेशन, उसी को हम एडीज कहते हैं. तो अगर आप टैप को बहुत तेज खोल दीजिए और ध्यान से देखिए तो पानी में जो क्या होता है, ट्विस्टिंग ये आने लगता है. तो वही कह रहा है कि मैक्सिमम ऑफ द एनर्जी जो है उसके फॉर्मेशन में यूटिलाइज हो जाता है. फॉरवर्ड फ्लो में अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज यूज्ड. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट में जो क्रिटिकल वेलोसिटी हम लोगों ने देख लिया क्या होता है. ओके, नाउ फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी. ठीक है. फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी इज, नोट कर लीजिए, v इज इक्वल्स टू k ये हाँ क्रिटिकल वेलोसिटी, फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी जो लिमिटिंग वेलोसिटी है ना, उसी का फॉर्मूला है. ठीक है. यहाँ पे ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बाकी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है. d इज द डायमीटर ऑफ द ट्यूब. कैपिटल D जो आपने लिखा है दैट इज डायमीटर ऑफ द ट्यूब. यानी जिस पाइप में वो पानी फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है या फिर लिक्विड फ्लो कर रहा है, जो भी चीज है उसका डायमीटर कैपिटल D से रिप्रेजेंट. अब इसका भी डेरिवेशन जो है आपको डायमेंशनल एनालिसिस से ही करना है. सर K इज द कांस्टेंट, अभी उसके बारे में बात करेंगे. K इज द कांस्टेंट. ठीक है. अब ये जो K कांस्टेंट है ना, इसी को हम कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर. ठीक है. तो लिख लीजिए रेनॉल्ड्स नंबर, अलग से हेडिंग डालो. रेनॉल्ड्स नंबर वहां मत लिखो, रेनॉल्ड्स नंबर वहां मत लिखो, अलग से हेडिंग डालो. रेनॉल्ड्स नंबर REYNOLD'S, रेनॉल्ड्स नंबर लिखो. इट इज अ प्योर नंबर, which decides the nature of flow, of a liquid through a pipe. और रेनॉल्ड्स नंबर का जो फॉर्मूला हो जा रहा है R इज इक्वल टू V rho G अपॉन ईटा. देखो वही चीज है कि नहीं? यस, इट इज K ओनली. ठीक है. तो अभी आपने इसमें लिखा कि इट इज अ प्योर नंबर, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं होती है. ठीक है. प्योर नंबर कहने का मतलब क्या है, इट हैज नो यूनिट, इट्स सिंपली अ नंबर. और इस नंबर को देख के किसी भी लिक्विड के लिए इस नंबर को फाइंड आउट करते हैं और इस नंबर को देख के आप ये डिसाइड कर सकते हो कि ये फ्लो कैसा है. इट इज स्टेडी फ्लो, इट इज टर्बुलेंट फ्लो. ठीक है. क्या तो लिख लीजिए कैसे डिसाइड करेंगे. देखो
इफ r इज बिटवीन 0 to 2000, अगर r की वैल्यू 0 से 2000 के बीच में, 2000 के बीच में, इफ r is between 0 to 2000, the flow is streamline. 0 to 2000, 0 से लगाया 2000 के बीच में, ठीक है, इट इज स्ट्रीमलाइन यानी स्टेडी फ्लो. इफ r is greater than 3000, 2000 मत देखना, 3000, if r is greater than 3000, it is turbulent. It is turbulent. ठीक है. और अगर r की वैल्यू 2000 से 3000 के बीच में है, इसका मतलब क्या है? ये अनस्टेबल है. ये आने वाले समय में कुछ क्षणों में हो सकता है स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है, बन जाए, हो सकता है टर्बुलेंट भी बन जाए. ठीक है, तो लिख लीजिए, इफ r इज बिटवीन 2000 एंड 3000, द फ्लो इज अनस्टेबल. द फ्लो इज अनस्टेबल. It can change to laminar. It can change to laminar. Laminar मतलब स्टेडी फ्लो को ही कहा जा रहा है. It can change to laminar or turbulent. लास्ट पॉइंट इस पे नोट कर लो. The exact value at which turbulence sets in, the last value at which turbulence, the exact value at which turbulence sets in a fluid, is called critical Reynolds number. Is called critical Reynolds number.